नमस्कार साथियों। पार्ट 1 के बाद पुनः पार्ट 2 पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। ये भारतीय न्याय संहिता का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोग देख चुके होंगे। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाकर हमारे पार्ट 1 को ज़रूर देखें। और ये पार्ट 2 है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का MCQs है। ये 50 क्वेश्चन का MCQs होता है। चलते हैं प्रश्नों पर। BNS की धारा 3.5 के तहत, तो ये प्रश्न है BNS की धारा 3.5 के तहत। देखिए BNS की धारा जो 3.5 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामान्य आशय के बारे में आप लोग IPC में पढ़ते रहे होंगे। वो धारा 34 में डिफाइन किया गया था, लेकिन अब इसमें चैप्टर 1 में प्रारंभिक जो दिया है चैप्टर 1 अध्याय 1, तो उसी में धारा 3 है जिसमें कुल 9 पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें धारा 3 के सबसेक्शन 5 में दिया गया है BNS की धारा 3.5 जो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। भौतिक उपस्थिति आवश्यक है। भागीदारी के लिए शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, लेकिन सभी मामलों में नहीं। भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है सामान्य ज्ञान के साथ शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है। देखिए इसमें राइट आंसर होगा भागीदारी के लिए शारीरिक उपस्थिति तो आवश्यक होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी मामलों में ये शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है। सभी मामलों में ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है सामान्य आशय का अर्थ है। क्या है सामान्य आशय का अर्थ? एक समान आशय, एक समान आशय, सभी व्यक्तियों का सामान्य आशय, सामान्य योजना है। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, सभी व्यक्तियों का सामान्य आशय। वो 3.5 में ही दिया गया है कि सभी व्यक्तियों का सामान्य आशय, वही अर्थ होता है सामान्य आशय का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है जब कोई आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसरित करने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो सिंगल व्यक्ति के द्वारा सामान्य आशय अग्रसरित नहीं होगा, कई व्यक्तियों द्वारा जो किया जाएगा तभी वो 3.5 अप्लाई होता है वहाँ पे। तो उनमें से प्रत्येक उत्तरदायित्व होता है। तो इसका राइट आंसर सीधे हम लोग लगाते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, सारे ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ये ज़रूरी नहीं है। हमें आंसर से मतलब है मानो यह उनमें से प्रत्येक द्वारा अकेले में क्यों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है सामान्य आशय का सिद्धांत तभी लागू होता है जब, चारों ऑप्शन फ्लैश हो रहे हैं, कम से कम 5 व्यक्ति, तो कम से कम 2 व्यक्ति शामिल होते हैं तभी सामान्य आशय का सिद्धांत लागू होता है। अन्यथा सामान्य आशय का सिद्धांत नहीं लागू होगा। यदि एक व्यक्ति है उसका आशय है तो वहाँ पे सामान्य आशय लागू नहीं होगा। कोई कृत्य करने का, आपराधिक कृत्य करने का, कोई कार्य करने का उसका आशय है तो वहाँ पे ये सामान्य आशय का सिद्धांत नहीं लागू होगा। कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न क्या है? BNS की धारा 3.5 गठित करती है। क्या गठित करती है? एक सामान्य आशय का साबित किया जाना, लेकिन प्रत्यक्ष कार्य को साबित नहीं किया जाना है। सामान्य आशय और प्रत्यक्ष कार्य दोनों को साबित करना होगा। सी ऑप्शन भी है, सी भी देख लीजिए, और डी ऑप्शन भी है, उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? गठित करती है। सामान्य आशय और प्रत्यक्ष कार्य दोनों को साबित करना होगा। और सामान्य आशय को साबित करने के लिए क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य आशय को साबित करने की इसका सामान्य आशय और प्रत्यक्ष कार्य दोनों को साबित करना होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा, सामान्य आशय और प्रत्यक्ष कार्य दोनों को साबित करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न कंप्लीट होता है। छठवां प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। BNS का अध्याय 3 संबंधित है। किससे संबंधित है? साधारण अपवाद से, दुष्प्रेरण से, दंडों के विषय में और संपत्ति के विरुद्ध अपराध के विषय में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा BNS का अध्याय 3 है, साधारण अपवाद से संबंधित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और कुछ देख लेते हैं। दुष्प्रेरणा से संबंधित कौन सा चैप्टर है? तो दुष्प्रेरणा से संबंधित चैप्टर हमारा है चैप्टर 4। इस प्रश्न का तो राइट आंसर ए हो जाएगा, लेकिन दुष्प्रेरणा किस चैप्टर में दिया है? वो तो चैप्टर 4 में दिया गया है। हम सिर्फ 4 लिख देते हैं, चैप्टर 4। दंडों के विषय में किस में दिया है? तो दंडों के विषय में चैप्टर, कौन सा चैप्टर है बताइए आप लोग? तो चैप्टर 2 है। संपत्ति के विरुद्ध में ये चैप्टर 7 है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न क्या कर रहे हैं? 7वां प्रश्न देखिए आपके सामने फ्लैश हो रहा है। BNS की धारा 3.5 के तहत देखिए कंप्लीट ये रिपीट हो गया क्वेश्चन।
7वां क्वेश्चन ये पहले आ चुका है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, सामान्य आशय का अर्थ है। तो सभी व्यक्तियों का सामान्य आशय, इसका राइट आंसर होगा। सामान्य आशय का अर्थ ही होता है दो या दो से अधिक लोग जितने व्यक्ति रहेंगे, शामिल होंगे सामान्य आशय, तभी सिद्धांत सामान्य आशय का लागू होगा और उसमें सभी व्यक्तियों का सामान्य आशय होना चाहिए। तो वही अर्थ है सामान्य आशय का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 9वां प्रश्न क्या कहता है, जब कोई आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसरित करने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक उत्तरदायित्व होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मानो यह उनमें से प्रत्येक द्वारा अकेले में किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न यह, सामान्य आशय का सिद्धांत तभी लागू होता है जब कम से कम दो व्यक्ति शामिल हैं। जब दो व्यक्ति शामिल होंगे, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। 10वां, सामान्य आशय का सिद्धांत तभी लागू होगा जब कम से कम दो व्यक्ति शामिल हो, अन्यथा सामान्य आशय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। आपसे पूछ सकता है कि सामान्य आशय का सिद्धांत कब लागू होता है, जब कितने व्यक्ति होते हैं, तो दो व्यक्ति। बीएनएस की धारा 3.5 गठित करती है। क्या गठित करती है? सामान्य आशय और प्रत्यक्ष कार्य दोनों को साबित करना होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12वां प्रश्न क्या कहता है, बीएनएस की धारा 4 में कितने प्रकार के दंड का प्रावधान है? तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 में दंड के बारे में बताया गया कि टाइप ऑफ द पनिशमेंट, कितने प्रकार के दंड हैं, तो उसमें दंड के प्रकार दिए गए हैं। टोटल कितने हैं? 6 प्रकार के दंड दिए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 13वां प्रश्न है, बीएनएस के तहत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता है? तो कौन सा दंड नहीं दिया था? तो इस दंड का कोई उल्लेख नहीं है। ये आजीवन निर्वासन दिया है, सी ऑप्शन। ये दंड बीएनएस के तहत नहीं दिया जाता है। बाकी संपत्ति का संपहरण है, कठोर कारावास भी है, मृत्युदंड का भी प्रोविजन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या है, बीएनएस के तहत दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दंड क्या हैं? तो कौन कौन से दंड हैं? तो देखिए, मृत्यु, आजीवन कारावास, एक अवधि के लिए कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। कुल 6 प्रकार के दंड हैं। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बी को टिक करते हैं। मृत्यु का भी दंड, आजीवन कारावास, एक अवधि के लिए का कोई अवधि हो सकती है, 7 वर्ष का कारावास हो, 3 वर्ष का कारावास हो, 2 वर्ष का कारावास हो, उसके लिए भी है। संपत्ति की जब्ती भी है और जुर्माना, सामुदायिक सेवा भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है। चलिए 15वां क्वेश्चन को रीड करते हैं। बीएनएस की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत अपराधी की सम्मति के बिना किसी भी दंडादेश का लघुकरण किया? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि दंडादेश के लघुकरण के बारे में किस धारा में बताया गया है। तो किस धारा में बताया गया है? तो वो धारा 5 में बताया गया है। धारा 5 में बताया गया है कि दंडादेश का लघुकरण किया जा सकता है। यहाँ देखिए, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आने वाला है। बीएनएस की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत अपराधी की सम्मति के बिना, देखिए अपराधी की सम्मति के बिना ही दंडादेश का लघुकरण किया जा सकता है। उसमें अपराधी की सम्मति की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पॉइंट को नोट करिए, अपराधी की सम्मति के बिना। कहीं पे ऑप्शन में पूछ सकता है, इस पे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि अपराधी की सम्मति ली जाती है कि नहीं ली जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 16वां प्रश्न है। देखिए 16वां प्रश्न है, दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो समुचित सरकार कर सकती है। सी इज द राइट आंसर। समुचित सरकार ही कर सकती है। 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न क्या है, समुचित सरकार किसी अभियुक्त के मृत्यु दंडादेश को किसी अन्य दंडादेश में परिवर्तित कर सकती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, अभियुक्त की सम्मति से, अभियुक्त के रिश्तेदार की सम्मति से, अभियुक्त के वकील की सम्मति से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी की सम्मति की आवश्यकता नहीं है। जब भी दंडादेश का लघुकरण किया जाता है समुचित सरकार के द्वारा, तो किसी से सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं। पिछले प्रश्न में भी हमने देखा कि अभियुक्त से सम्मति की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। उसमें लिखा था कि अभियुक्त की सम्मति के बिना दंडादेश का लघुकरण किया जा सकता है। इसका राइट आंसर और डी इज द राइट आंसर। 17वां प्रश्न है, दंडावधियों की भिन्नों की गणना में बीएनएस की धारा 6 निर्धारित करती है कि आजीवन कारावास को कारावास के बराबर माना जाएगा। तो धारा 6 में ये डिफाइन किया गया है कि दंडावधियों, मतलब दंडावधि का मतलब ये होगा कि
उसकी अवधि कितनी होगी। तो आजीवन कारावास की अवधि किसके समान होगी, तो 20 वर्ष के कारावास के बराबर आजीवन कारावास को माना जाता है। ये धारा 6 में डिफाइन किया गया है। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, बीएनएस की कौन सी धारा यह प्रावधान करता है कि दंडावेश पूर्ण या आंशिक रूप से कठोर या सादा हो सकता है। तो ये धारा 7 डिफाइन करता है। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 20वां प्रश्न, मैं तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही एमसीक्यूज में इंक्लूड किया हूँ और इन अनवांटेड चीज़ों को नहीं इसमें रखा गया है। जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे आरपीएफ रूल 72 का एग्ज़ाम हो, चाहे 70 और 70 का हो, तो अब ये नया चीज़ है भारतीय न्याय संहिता। फिर धीरे धीरे जो लास्ट के पार्ट बनाए जाएंगे उसमें सारे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा प्लान ये है कि पार्ट 10 तक, ये पार्ट 2 है, पार्ट 10 तक जो है ईजी और इम्पॉर्टेंट और जो आने की संभावना है क्वेश्चन का, उन्हीं को हमने समावेश किया है। 20वां प्रश्न क्या है, जहां ऐसी कोई राशि अभिव्यक्ति नहीं की गई है कि कितना जुर्माना हो सकेगा, वहां अपराधी किस जुर्माने की रकम का दायी होगा। तो असीमित लेकिन अत्यधिक नहीं, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न होगा, बीएनएस की धारा 8(3) के तहत जुर्माना देने में व्यतिक्रम की दशा में कारावास का दंड सीमित होगा। अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि का कितना होता है, 1/4 होता है। 1/4 जो भी अधिकतम अवधि होगा, किसी भी अपराध का अधिकतम अवधि जो होगा, निर्धारित जो अधिकतम अवधि होता है, न्यूनतम नहीं, अधिकतम अवधि के कारावास जो भी रहेंगे उसका 1/4 जुर्माना न देने पर, जुर्माना देने में जब कोई अभियुक्त जुर्माना, जब विचारण के बाद जब ये फैसला हो जाता है न्यायालय में कि इतने रुपए का जुर्माना और इतने पनिशमेंट से, जैसे मान लीजिए कि कोई सज़ा भी है उसमें पनिशमेंट भी है, जुर्माना भी है, तो जुर्माना नहीं देने पर जो सज़ा रहेगी उसका 1/4 उसे दंड भोगना पड़ेगा। चलते हैं 22वां प्रश्न है, जहां कोई अपराध कारावास के साथ साथ जुर्माने से भी दंडनीय है, जुर्माने का व्यतिक्रम करने पर न्यायालय अपराधी को कारावास की अवधि से अधिक नहीं होगी। कितने कारावास की अवधि से अधिक नहीं होगी, अपराध कारावास के साथ साथ जुर्माने से भी दंडनीय है और जुर्माना नहीं देता है। तो अभी हमने पढ़ा है कि कारावास की अवधि का 1/4 जो अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि है। देखिए ये क्वेश्चन बनाने का तरीका बदल जा रहा है, यहाँ पे तरीका बदल गया इसका। जहाँ कोई अपराध के साथ जुर्माने से दंडनीय है तो कारावास कितने से अधिक नहीं होगी, तो 1/4 उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है, ये क्या हो गया 23वां प्रश्न पे। 23वां प्रश्न है, बीएनएस की धारा 8(5) के तहत यदि अपराध जुर्माना या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है तो जुर्माने का व्यतिक्रम करने पर या सामुदायिक सेवा का व्यतिक्रम करने पर न्यायालय जो कारावास लगाएगा वह क्या होगा। तो देखिए कोई अपराध है, अपराध जुर्माना या सामुदायिक सेवा से ही दंडनीय है, तो उसमें जो होगा कारावास होगा केवल सादा कारावास होगा, केवल सादा कारावास होगा, उसमें कठोर कारावास नहीं दिया जा सकता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। वो 24वां प्रश्न है, यदि किसी अपराधी को 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंडादेश दिया जाता है तो एकांत परिरोध की अवधि अधिक नहीं होगी। तो 4 ऑप्शन इसे दिए हुए हैं, 1 मास, 2 मास, 3 मास और कोई सीमा नहीं। देखिए ये सेक्शन 11 में दिया है, धारा 11 में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अवधि के बारे में बताया गया है कि किसी भी अपराधी को यदि सज़ा दी जाती है तो एकांत परिरोध की अवधि कितनी हो सकेगी, वो सारा कुछ दिया है। यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक है, थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं हम ताकि आप लोगों की तैयारी दृढ़ हो जाएगी। इसमें कारावास की अवधि यदि 6 माह, मान लीजिए कि किसी को 6 माह तक की कारावास है, सज़ा सुनाया 6 मास तक का कारावास है, तो उसमें जो एकांत परिरोध की अवधि होगी वो कितनी होगी, तो सिर्फ जो है 1 मास तक हो सकेगी, 1 मास तक हो जाएगी। कितने कारावास में, तो जो 6 मास तक है, 6 माह तक 1 मास, और देखिए 6 मास से अधिक और 1 वर्ष के मध्य, यानी कि 6 मंथ और 1 वर्ष से मध्य जो होगा वो 2 मास तक होगा। अब आते हैं इस प्रश्न पे, इसमें 1 वर्ष से अधिक अवधि, 1 वर्ष से अधिक अवधि जो होगा उसमें 3 माह, 1 वर्ष से जो भी अधिक होगा उसमें 3 मास, अधिकतम 3 मास।
3 मास से अधिक का एकांत परिरोध की अवधि नहीं रखी जाती है, कभी भी 3 मास से अधिक का एकांत परिरोध का सज़ा नहीं दिया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये धारा 11 में दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये इसको धारा 11 में बताया गया है। धारा 11 आप पढ़ेंगे तो ये सारा कुछ है, 6 मंथ हो रहे, ये 1 मास 2 मास। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 25वां प्रश्न है, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक होगी तो एकांत परिरोध का समय कितने मास से अधिक नहीं होगा? तो 3 मास से अधिक नहीं होगा, 3 मास से अधिक नहीं होगा। ये किस सेक्शन में बताया गया? सेक्शन 11 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 26वां प्रश्न है, यदि कठोर कारावास की अवधि 6 मास से अधिक नहीं है तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि होगी। 6 मास से ही अधिक नहीं है तो 1 मास। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 मास। 1 मास कहाँ है? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है, बीएनएस को कौन सी धारा एकांत परिरोध की अवधि का प्रावधान करती है? तो एकांत परिरोध की अवधि के बारे में किस धारा में बताया गया है? तो धारा 12 में बताया गया है। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी, धारा 12 में बताया गया है एकांत परिरोध के बारे में। ये कौन से अध्याय में है? तो दंड का जो अध्याय दिया है जिसमें दंड के बारे में बताया गया वही अध्याय है, चैप्टर 2 अध्याय 2 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि आप नोटबुक बना रहे हैं तो नोटबुक पे लिखते जाएं और इससे अच्छी तैयारी हो जाएगा, और आगे भी हमारे पार्ट आएंगे। आप नोटबुक बना के रख लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जो लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम है, एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस विभाग में हैं, आरपीएफ में हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी जो होते हैं उसमें ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बीएनएस के तहत जब एकांत परिरोध के लिए दिया गया कारावास दंड 3 माह से अधिक होगी तो एकांत परिरोध दिए गए पूरे कारावास के किसी 1 माह में अधिक नहीं होगी। कितनी अधिक नहीं होगी? तो दिया गया है कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जो है 7 दिन से अधिक नहीं होगी। इसका राइट आंसर है ए, 7 दिन। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है। 29वां प्रश्न में क्या कर रहा है? बीएनएस का अध्याय 4 संबंधित है। अध्याय 4 किससे संबंधित है? तो ये दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है, उसके बारे में बताया गया है अध्याय 4 में। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, ये कौन से धारा तक है? जो अध्याय 4 है, चैप्टर 4 है, ये धारा कौन से तक है? 45 से 62 तक है। धारा 45 से 62 तक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 30वां प्रश्न है, बीएनएस के सामान्य अपवाद व संहिता के अपराधों और दंडात्मक प्रावधानों को निम्नलिखित धाराओं में समाहित किया गया है। तो सामान्य अपवाद के बारे में तो किस में समाहित किया गया है? तो ये 14 से 44। ये कौन से चैप्टर में है? डी राइट आंसर है। ये चैप्टर कौन सा है? सामान्य अपवाद का चैप्टर कौन सा है? तो सामान्य अपवाद का चैप्टर है 3, अध्याय 3 में दिया गया है। कौन सी धारा तक है? 14 से लेकर 44 तक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 31वां प्रश्न है, ए एक सैनिक विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से भीड़ पर गोली चलाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया, उसकी प्रतिरक्षा बीएनएस के किस धारा के अंतर्गत है? तो ये तथ्य की भूल जो है, जब धारा 14 पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे। एक सैनिक है जो विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर गोली चला रहा है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। ये दिया है धारा 14 में। ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न है, ए न्यायालय का एक अधिकारी है जिसे न्यायालय ने वाई को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और सम्यक जांच के पश्चात जेड को वाई समझकर जेड को गिरफ्तार कर लेता है। ए ने भूल की है। क्या भूल किया है? तथ्य की भूल की है कि विधि की? तो तथ्य की भूल की है, ना कि विधि की भूल। तो तथ्य की भूल अध्याय धारा 14 में है। तथ्य की भूल इज द राइट आंसर। ये हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 33वां प्रश्न है,
बीएनएस के निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है? तो ये धारा 16 में दिया गया है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में कोई भी जो कार्य किया जाता है वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये दिया है धारा 16 में। राइट आंसर ए ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 34वां प्रश्न है, एक जल्लाद जो न्यायालय के आदेश से, देखिए यहाँ भी न्यायालय का आदेश है, तो दोषी को फांसी पर लटकाता है, किस धारा के तहत आपराधिक दायित्व से छूट दिया जाएगा? तो पूछा जाए कि जल्लाद यदि किसी को फांसी देता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं है। जल्लाद द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया, क्योंकि इस धारा में मेंशन किया गया है। किस धारा के अनुसार जो है वो सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है? तो धारा 16 ही, क्योंकि वो न्यायालय के आदेश से ही ऐसा कृत्य करता है, इसलिए वह कोई अपराध नहीं है। ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, धारा 16। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 35वां प्रश्न है, बीएनएस का कौन सा प्रावधान कहता है कि दुर्घटनावश किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है? तो ये धारा 18, धारा 18 सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 36वां प्रश्न है, बीएनएस की धारा 18 के तहत निम्नलिखित में से कौन दुर्घटना का प्रतिरक्षा का आवश्यक तत्व नहीं है? तो आवश्यक तत्व नहीं है। आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं? कोई दुर्घटना या दुर्भाग्यपूर्ण होना चाहिए, दुर्घटना पूर्ण या दुर्भाग्यपूर्ण, कार्य किसी अपराधी के आशय के बिना किया जाना चाहिए। ये नहीं कि अपराधी के आशय के साथ हम कर रहे हैं कि मैं उसको दुर्घटना दिखा दूंगा, ऐसा मैं फिल्म बनाऊंगा कि ताकि लगे दूसरे को कि ये दुर्घटना हुआ है, और जानबूझ के ऐसा कृत्य किया जाता है। और सी ऑप्शन है, कार्य को सम्यक सतर्कता और सावधानी के साथ करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो तत्व नहीं है। ये जरूरी है कि सम्यक सतर्कता और सावधानी होना चाहिए। जैसे आप किसी पेड़ की डाली को काट रहे हैं, उस रास्ते पे वो डाली है जहाँ आवागमन रहता है, आप बिना किसी को चेतावनी दिए उस डाली को काट रहे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उस रास्ते को रोका भी नहीं गया है, तो डाली कटने के बाद तो सड़क पे गिरेगी और किसी न किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है। तो ये आपने सम्यक सतर्कता और सावधानी नहीं रखा, इसलिए आपको उसमें प्रतिरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। आपके द्वारा यह किया गया कृत्य जो है प्रतिरक्षा की श्रेणी में नहीं आएगा और आप अपराधी बन जाएंगे। इसलिए सम्यक सतर्कता और सावधानी के साथ करने की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ तो दिया है कि नहीं है, तो यह आवश्यक तत्व नहीं है, ये होना चाहिए। यहाँ है शब्द होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, ए एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है। देखिए, ए एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फाल उड़ जाता है, यानी कि उखड़ जाता है और पास खड़े एक आदमी की मृत्यु कारित कर देता है। तो ए की ओर से सम्यक सावधानी बरती गई थी। देखिए, सम्यक सावधानी बरती गई थी, उसका कृत्य है। तो क्या कृत्य है? उसका कृत्य जो है क्षम्य है, अपराध नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उसने तो सम्यक सावधानी बरती थी। अब कुल्हाड़ी है, उसका फाल उखड़ गया जिससे किसी की मृत्यु हो गई, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसने सम्यक सावधानी बरती थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 38वां प्रश्न है, बी डूब रहा है और बेसुध है। ए उसकी जान बचाने के लिए उसे हुक से पानी के बाहर खींचता है, जिससे वह घायल हो जाता है। ए दोषी है। ए दोषी है आपराधिक बल के प्रयोग का, स्वेच्छा उपहत्याकारित करने का, स्वेच्छा घोर उपहत्याकारित करने कोई अपराध नहीं किया है। उसने तो कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि वह किसी को डूबने से बचा रहा था। उसका कोई उद्देश्य नहीं था कि ये डूब रहा है मैं डुबा रहा हूँ, वो तो बचाने के लिए हुक से पानी से बाहर खींच रहा था ना। अब उसमें वो हुक से घायल हो गया, तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसका कोई अपराध नहीं। राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं 39वां प्रश्न पे। एक कारीगर चेतावनी देते हुए छत से बर्फ फेंकता है। चेतावनी दिया उसने, कारीगर ने छत से बर्फ फेंका, एक राहगीर की मृत्यु हो जाती है। कर्मकार है, क्या है? दोषी है। हत्या का दोषी तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने चेतावनी दिया था। यदि चेतावनी नहीं दिया होता, चेतावनी देने का मतलब कि उसने सम्यक सावधानी के साथ जो है कार्य किया है। चेतावनी देने के बावजूद यदि कोई उस रास्ते पे कोई चला गया, उसके द्वारा बर्फ फेंका गया, तो उसमें राहगीर की मृत्यु हो गई, तो उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा चेतावनी। इसमें राहगीर की गलती है कि वो क्यों गया उस रास्ते पे जबकि चेतावनी दी गई थी। सॉरी। तो अपराध ये क्या होगा? दोषी नहीं है, क्योंकि मृत्यु दुर्घटनावश थी। अब यहाँ पे लाभ जो मिल जाएगा साधारण अपवाद, जो धारा 18 में दिया गया है कि प्रतिरक्षा का लाभ उसे मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 40वां प्रश्न है, बीएनएस का कौन सा प्रावधान आवश्यकता के सिद्धांत का प्रावधान करता है? आवश्यकता के सिद्धांत, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धारा 19।
धारा 19 में दिया गया है, राइट आंसर धारा 19 होगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाए। आवश्यकता का सिद्धांत क्या है, इसको थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं। जैसे कहीं पे कोई आग लग गई, बहुत बड़ा अग्निकांड हो गया, और उस आग को फैलने से रोकने के लिए आप ऐसा कृत्य करते हैं, जैसे अगल बगल जो झोपड़ी वगैरह है उसे गिराते हैं, उसे हटाते हैं, उसमें कोई सामान भी किसी का नुकसान हो जाता है, लेकिन वो किस उद्देश्य से आप करना है कि इस आग को फैलने से रोका जाए, तो वो नुकसान जो है आवश्यकता का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। आपने वो कार्य क्यों किया, ताकि बड़े इस आग को फैलने से रोकना है आपको, तो रोकने के लिए आपने किया, इसलिए आपको प्रतिरक्षा का जो है छूट देता है। ये सामान्य अपवाद में आता है, और ये धारा 19 में डिफाइन किया गया है। जैसे एक जलयान का कप्तान है, कई लोगों को डूबने से बचाने के लिए, अगर कोई डूब रहा है उसे नहीं बचा पाता है, एक व्यक्ति से, यदि एक व्यक्ति के नुकसान होने से या उसकी मृत्यु होने से यदि कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, तो वहाँ पे भी यह आवश्यकता का सिद्धांत जो है लागू होता है, वो धारा 19 में दिया गया है। चलते हैं 41वां प्रश्न पे। देखिए 41वां प्रश्न है, जेड को एक बाघ उठा ले जाता है। ए यह जानते हुए कि गोली जेड को लग सकती है, बाघ पर गोली चलाता है, लेकिन उसका आशय जेड को मारने का नहीं था। सद्भावपूर्वक जेड के फायदे के आशय से ए की गोली जेड को नश्वर घाव कारित कर देती है। जैसे अब यहाँ क्या है कि किसी व्यक्ति को कोई बाघ उठा ले जा रहा है, अब बाघ उठाएगा तो उसकी तो मृत्यु कारित करेगा ही, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो बचाने की कोशिश करता है, जैसे ए है, और वो जानता है कि इस बचाने के क्रम में गोली जो है वो बाघ के अलावा जेड को भी लग सकती है, उस व्यक्ति को भी लग सकती है कि जो जिसे बाघ उठा कर ले जा रहा है, लेकिन जोखिम तो लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मृत्यु तो हो ही जाएगी। जब बाघ उठा कर ले जा रहा है तो वाजिब है कि उसकी मृत्यु कारित बाघ करेगा ही। तो यहाँ पे जो है ए ने कोई अपराध नहीं किया, यदि जेड को भी गोली लग जाती है तो उसने कोई अपराध नहीं किया, उसका आशय जानबूझकर जेड को नश्वर घाव कारित करने का नहीं था, बशर्ते वो बाघ पे गोली चलाया, लेकिन गोली किसे लगी, जेड को लगी, इसलिए उसने कोई अपराध नहीं किया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 42वां प्रश्न है, बीएनएस में सामान्य अपवाद के तहत बालक के कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो किस किस धारा में बालक के कार्यों का उल्लेख किया गया है, तो धारा 20 और धारा 21 में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 20 में 7 वर्ष से कम और 7 से 12 वर्ष में धारा 21 में बताया गया है, वो आएगा आगे क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 43वां प्रश्न है, 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है, यह विधिक सिद्धांत आधारित है। तो डोली कॉपेक्स से संबंधित है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, डोली कॉपेक्स। चलते हैं 7 वर्ष से कम आयु के बालक। अगले प्रश्न पे चलते हैं 44वां प्रश्न, बीएनएस के तहत डोली इनकोपेक्स का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस धारा में आपराधिक दायित्व का अपवाद है। तो अभी हमने पढ़ा ये धारा 20 में, जो 7 वर्ष से कम आयु के बालकों द्वारा किया जाता है, वहाँ पे ये सिद्धांत जो है बताया गया है। चलते हैं 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न क्या है, बीएनएस के कौन सा प्रावधान कहता है 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। तो ये कौन सी धारा में बताया गया है, तो धारा 20 में बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न, कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो किसी बालक द्वारा किया जाता है। किस बालक द्वारा, तो 7 वर्ष के बालक द्वारा यदि किया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है, धारा 20 में बताया गया। किस धारा में बताया गया है, तो धारा 20 में बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 47वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसी विधि के तहत अपराध करने के लिए डोली इनकोपेक्स माना जाता है। तो 7 वर्ष से कम आयु का बालक, 7 वर्ष का कम आयु का बालक, अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन में देखा था इसे। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न, बीएनएस की धारा 20 निम्नलिखित से संबंधित है, पूर्ण प्रतिरक्षा से, योग्य प्रतिरक्षा, सशर्त प्रतिरक्षा की आकस्मिक प्रतिरक्षा। तो ये क्योंकि 20 में 7 वर्ष से कम बालक द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं है, इसलिए ये पूर्ण प्रतिरक्षा में आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
49वां प्रश्न है, बीएनएस की धारा कौन सी धारा यह बताती है कि 7 वर्ष से अधिक आयु और 12 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो अपने कार्य एवं आचरण की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या दिया है इसमें, अपराध नहीं है। कब अपराध नहीं है? उसके द्वारा किया गया कार्य जो अपने कार्य एवं आचरण की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है। यदि वो समर्थ है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में आएगा। किसके लिए कह रहा है कि 7 वर्ष और 12 वर्ष के बालक के आयु के बालक के द्वारा। तो थोड़ा सा डिफाइन करते हैं इसे। जैसे एक बालक है जिसकी उम्र 11 वर्ष है, उसके द्वारा एक मोबाइल चोरी किया गया। मोबाइल चोरी करने के बाद वो किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है और बेचने के बाद उससे पैसा लेता है, पैसे का यूज़ करता है। तो एक चीज़ यहाँ पे ये है कि आप ये देखिए, वो उसके अंदर परिपक्वता आ गई है, वो उस परिणाम को, उस प्रकृति को समझने में समर्थ है। और उस मोबाइल को वो सावधानीपूर्वक बेच रहा है कि ताकि मैं पकड़ा ना जाऊँ, ताकि मैं पकड़ा ना जाऊँ। तो उसके अंदर ये समझ है, इसलिए यहाँ पे जो है उस बालक ने अपराध किया है। तो ये धारा 21 राइट आंसर होगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं लास्ट प्रश्न पे। बीएनएस की कौन सी धारा विकृति चित्त व्यक्तियों के कृत्यों से संबंधित प्रतिरक्षा का प्रावधान करती है? तो 20 7 वर्ष से कम और 7 से 12 21, और ये धारा 22 राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये विकृति चित्त व्यक्तियों के कृत्यों से संबंधित प्रतिरक्षा का ये प्रावधान किया जाता है। जो विकृति चित्त व्यक्ति है, जैसे पागल है, उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसके प्रतिरक्षा का प्रावधान जो किया गया है वो धारा 22 में किया गया है। ये हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज यहीं पर समाप्त होता है और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों। यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अन्य दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।